ट्रेन जब चली है, जब हम ये लाहौर स्टेट पर पहुँचे हैं, जो फिर नारे लगे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो फीलिंग थी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कोच और मैनेजर इंतखाब आलम 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद शिमला से आने वाली आखिरी ट्रेन में सवार थे। पाकिस्तान पहुंचना, आलमी सतह पर क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और एक बार फिर होशियारपुर में अपने भाई घर जाना, इन सब वाक़यात को याद करते हुए इंतखाब आलम कहते हैं, एक वक्त ऐसा आ गया कि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। वो ये था कि जहाँ भी कोई उनको मुसलमान नज़र आता था तो उसको मार देते थे। काफ़ी अरसे से कहे जा रहे थे कि खान साहब आपको, मुझे लगता है कि हालात जो हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, तो आपके साथ फैमिली भी है, तो आप कोशिश करें यहाँ से निकलने की। और जब भी आते थे कि खान साहब की फैमिली कहेंगे तो वो बेदी कह देता था कि वहाँ है नहीं, क्योंकि पर्दे वर्दे सारे अंदर से ड्रॉ किए हुए थे और कोई आता जाता था नहीं। अगर कोई ज़रूरत होती थी तो वो नौकर को भेज के वालदा मंगवा लेती थी चीज़ें। तो एक दिन वो कोई 9 बजे के करीब वो बेदी साहब ने कहा, खान साहब आप घर खाली कर दें और मेरे घर में आ जाए साथ, क्योंकि आज उन्होंने कहा था कि हमने अंदर से ये घर को देखना है हमने। तो बहरहाल कुछ जैसी थे छोड़ के घर, तो साथ वाले घर में चले गए। एक छोटा सा कमरा था उनके अंदर, वो मैं था, मेरी 2 बहनें, एक भाई, वालिद और वालदा। तो वो आए और उन्होंने देखा वाकई तो घर में तो नहीं है, और फिर वो देख दिखा के चले गए। उनको शायद कुछ थोड़ा बहुत शक हुआ होगा, उन्होंने कहा कि बेदी साहब हमने आपका भी अंदर से घर देखना है। तो मैं उस वक्त कोई टाइम था कुछ 10 साढ़े 10 बजे, उन्होंने कहा खान साहब अब आपको ये अगर आप अंदर आ गए तो ये आप सबको मार देंगे, तो आप निकलें रात को। अब उस वक्त कहाँ जाना, तो वो जो पावर हाउस जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी वो बहुत नीचे था और जंगल ही जंगल था सारा, और रात को चलना भी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो वो फिर हुआ ये कि सारे निकले, छोटी छोटी थी पटगंडियाँ उनको कहते थे रोड रात को, और आपको वहाँ पर रात को चीता भी नज़र आता था, आपको सांप भी नज़र आते थे। पूरा बहुत ही हैवी जंगल था। तो वो मशलें लेके उसको मिट्टी का तेल उस पर डाल के जला के, तो वो घंटा 1.5 घंटा में लगा वो पावर हाउस नीचे बिल्कुल। वहाँ पर हम पहुँचे तो फिर उसने दूसरे दिन पे दी ने बताया कि वो अच्छा हुआ आप निकल गए। वो हमारे घर में भी आ गए, उन्होंने एक एक कमरे को देखा। अब ये था कि वो रात को तो कमरा वमरा तो उधर कोई नहीं था, जहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी बहुत ही ह्यूज किस्म थे वो इंजन्स वगैरह, उसके ऊपर हमने सारों ने रात काटी। और क्योंकि वालिद मेरे भी क्रिकेटर थे, खेलते थे महाराजा पटियाला की टीम में, तो खेलते रहे, तो काफ़ी जान पहचान थी लोगों के साथ। एक ब्रिगेडियर था जो वालिद का वो दोस्त था, उस वक्त वो इंचार्ज था उस इलाके का। तब इन्होंने, क्योंकि ये तो बाकायदा उसके ऊपर इंजन के ऊपर सारे थे, तो वो एक जहाँ टेलीफोन पड़ा था, ही वॉज नॉट अलाउड टू गो देयर, कि वो टेलीफोन यूज़ कर सकें और उससे बात कर सकें कि मिल जाए वो। उन्होंने किसी को भेजा गया, मुझे ये सिगरेट ला दो रात को जाके। तो जैसे ही वो गया बाहर सिगरेट लेने, उन्होंने वो लेके, खुदा की कुदरत देखे, जब वो फ़ोन मिला तो वो फ़ोन भी उसी ब्रिगेडियर ने उठाया। तो उसने बताया कि ये हालत है हमारी, जो बहुत मुश्किल में है। तो उसने किया कि हमें दूसरे दिन सुबह एक ट्रक आया, उसके अंदर आर्मी वाले थे, पूरी फैमिली को उन्होंने ट्रक में बिठाया। उन्होंने कहा अगर आपने कुछ घर से कुछ चीज़ लेनी है तो भी ले लें। तो खैर वैसे ही घर भरा हुआ तो कुछ नहीं, अब वालदा गई हैं इनको थोड़ा बहुत कैश वैश होगा, वो कुरान उठाया वहाँ से, और वैसे का वैसा घर छोड़ के तो वो हमें वो लद्दाखी महल्ले ले गए। वहाँ पर रहे हम उनके पास को 1 हफ्ता।
तो पता लगा कि एक ट्रेन चलेगी कालका से, और वो दाखी मोहल्ले से काफ़ी फासला था वहाँ पहुँचने का। वो बिल्कुल रड़ा मैदान था जहाँ के वो रेफ्यूजी कैंप उन्होंने बना दिया। बिल्कुल बंजर जगह थी, रोड़े रोड़े, और ना कुछ था। नीले आसमान के नीचे आपके पास कुछ भी नहीं है और भरा हुआ मैदान। तो किसी से उन्हें वो 2 बांस लिया और एक बड़ी चादर सी थी वो ली, उसका उन्होंने एक छोटा सा वो टेंट सा बनाया, और नीचे भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं तो उसी पर गुजारी। और रात को गोलियाँ चलती थी, कैन यू इमेजिन। और सब लोग जो है ना वो ज़मीन पे लेट जाते थे और ऊपर से वो गोलियाँ जाती थी, और सुबह तो लाशें लोगों की मिलती थी। तो एक हफ्ता हम वहाँ पर रहे विदाउट फूड। बहुत मुश्किल से कहीं किसी के पास कोई चीज़ हो तो उन्होंने उसको दे दिला दिया, आप उसको खाना वाना खा लें। तो पहुँच गया कि जी सुबह वहाँ कालका से ट्रेन चलेगी। तो जब गाड़ी में बिठाते थे ट्रेन में तो तलाशी होती थी कि ज़्यादातर वो आदमी को नहीं चढ़ने देते थे, ज़्यादातर औरतों और बच्चों को देवर अलाउड कर, लेकिन जितने लोग होते थे उनको रोक लेते थे। अब जाएं कैसे, बड़ी मुश्किल से सवार हुए हम ट्रेन में। ट्रेन चली, थोड़ी दूर ट्रेन चल के तो खड़ी हो गई। वो होता भी ये था कि जब ट्रेन चलती थी तो वो विसल बजती थी तो आके पूरी ट्रेन को लूट लटा के मार मूर के खाली करके चले जाते थे। तो क्योंकि वो अल्लाह ने लिखा होता कि बच बचा के निकलना यहाँ से, तो कोई आधा घंटा वो ट्रेन खड़ी रही जंगल में, और वो जो था ड्राइवर वो उसकी विसल बजाता रहा। तो उसको क्योंकि मैसेज मिला हुआ था कि ये है कि वो खड़ा रहा, लेकिन आई नहीं वो। तो बहरहाल जब हम ट्रेन पर ये चढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने देखा कि उस एज में मैंने देखा कि इस तरह खून की नदी नहीं होती बह रही, लाशें एक उधर पड़ी है, किसी का धड़ नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है। कि वो जो कत्ल व गारत मैंने वो स्टेशन पे देखी, आज तक जब मैं उसको मेरे सामने दिमाग में आता है तो वे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने देखा कि पाकिस्तान बना कैसे, कितनी सेक्रीफाइसेस हुई। उसके बाद ट्रेन जब चली है, जब हम ये लाहौर स्टेट पे पहुँचे हैं, जो फिर नारे लगे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो फीलिंग थी। यहाँ पर ये वाल्टन एयरपोर्ट जो है लाहौर का, यहाँ रिफ्यूजी कैंप था। तो यहाँ पर हम कोई 2 महीने रहे इस कैंप में आके। वी हैड नथिंग, कुछ नहीं था हमारे पास। वो जो 1.5-2 महीने कैंप में थे वो भी मैं आपको बता नहीं सकता कि एक तो खाने पीने का मसला, और फिर बीमारियाँ शुरू हो गई, हैज़ा शुरू हो गया। तो बहुत ही मुश्किल वक्त था, लेकिन अल्लाह पाक ने सुरखरू किया। एंड में वहाँ 2.25 महीने के बाद फिर हम कराची पहुँचे। जब भी लड़कों को लेक्चर वेक्चर देता था तो मैं ये चीज़ें उनको बताता ज़रूर था कि आप लोगों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान बना कैसे, और कि लोगों के साथ हुआ क्या, और कितनी क्या कहते हैं तकलीफ़ों के बाद कि ये पाकिस्तान हासिल हमने किया। तो कि ये जो पाकिस्तान बना ये हमारे लिए बड़ी नेमत थी, और जो जिस हालात से हम सारे गुजरे, और अब जब देखते हैं तो खुशी भी बड़ी होती है कि हमें अपना मुल्क मिला, खुली फ़ज़ा मिली सांस लेने के लिए। और जो लोगों ने सेक्रीफाइसेस की हैं तो वो मैं भूलता नहीं आज तक। वो सीन मेरे जब सामने आ जाता है तो मैं बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाता हूँ मैं, कि जब भी 14 अगस्त आती है और मैं फिर सोचता हूँ, तो बिल्कुल विजुलाइज करता हूँ सारी चीज़ें जो मेरे सामने आती है, किस तरह पाकिस्तान बना और किस तरह हम यहाँ पर पाकिस्तान में आए। मुझे अभी तक याद है कि एक पानी का जो गिलास था वो 100 रुपए का उस वक्त मिल रहा था। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त तो तनख्वाहें भी लोगों की इतनी होती थी, और एक गिलास का एक घूंटी आता था सबको। अब अंदाज़ा कर लें। वो खाना पीना तो अब छोड़ ही दें, खाना पीना तो भूल ही गए थे कि खाना भी कुछ चीज़ होती है। बस ये है कि बस पढ़ते पढ़ते
अल्लाह ने हमें पाकिस्तान पहुंचा दिया। ये पाकिस्तान की टीम का टूर था इंडिया का। जलंधर एक मैच था हमारा पाकिस्तान का, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं अपना घर देखना चाहता हूँ और मेरे जो इन-लॉज का घर है वहाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कार मेरे लिए अरेंज की और एक साथ आदमी भी दिया कि इनको लेके जाओ। मुझे घर अपना याद था, मैं बिल्कुल वहाँ पहुँचा। ये था कि हमारे घर के साथ ही जो मेन दरवाज़ा था घर में जाने का, उसके साथ एक वेल था, खूह था। वो मुझे अभी तक याद था कि लकड़ी का दरवाज़ा था और साथ उसके ट्यूबवेल था। तो थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई, जहाँ मैं पहुँचा उसके साथ वाले घर में हम गए, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से मिले। तो मैं होशियार पर दोबारा मैं तो रुका उधर, कोई वहाँ लकड़ी का काम बड़ा अच्छा होता है, तो मैं कोई लोगों के लिए कोई प्रेजेंट ले लें। तो जो दुकानदार था उसने पूछा कि साहब अभी आप वहाँ से होके आए हैं गुलाम हुसैन की बस्ती के, वो आपका घर तो नहीं था? तो वाइफ ने कहा कि ये तो, मैंने कहा वापस बगैर देखे तो नहीं जाना। फिर दोबारा पहुँचे। आप अंदाज़ा करें, जब हम उधर गए, वो अंदर गए तो वहाँ 3 फैमिली रह रही थी उस घर के अंदर। तो वो अंदर कोई 90 साल का एक आदमी था, बूढ़ा। वो उनको अंदर बता रहा था कि यहाँ पर रहते कौन थे। कैन यू इमेजिन? पता नहीं, उन्होंने हमें बैठाया, दूध पिलाया, बड़ी अच्छी तरह से मिले। तो फिर मुझे भी सुकून आया कि मैं अपने घर पहुंचा, मैंने देखा, गए, सारा कुछ मैं देख के आया। तो मुझे सुकून हुआ कि वो कोई भी चेंज नहीं, वो भी घर हमारा बिल्कुल वैसे ही का वैसा था जहाँ मैं पैदा हुआ था। फिर जब हम दोबारा वापस आए तो फिर मैं 2 साल के लिए मैं कोचिंग करने गया इंडिया। मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने शिमला जाना, मैंने अपना शिमले वाला घर जाके देखना है। तो अभी तक एड्रेस मुझे याद है, 2 कोट हिल, शिमला। तो शाम को एक जगह वो टीम की, ये जो पंजाब की टीम थी, इसको मैं लेके गया हुआ था। हम फाइनल में पहुंचे थे रणजी ट्रॉफी के। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं लोगों को ना को 3-4 दिन के लिए ना ब्रेक देना चाहता हूं। तो मैं उनको सबको शिमला ले गया। जब मैं उधर गया तो 2 कोट हिल तो पहुंचा, लेकिन वहाँ घर नहीं था, वो बिल्कुल ही वो डिमोलिश हो गया हुआ था। तो एनीवे, ये मुझे मौका मिला कि मैं शिमले वाला घर भी जाके मैंने देखा। और फिर मैं कालका स्टेशन भी गया, जहाँ से हम चढ़े थे, वो भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही, कोई उसमें तब्दीली नहीं थी उस स्टेशन में, वैसे ही का वैसा। फिर हमारा एक मैच था पटियाले में, तो मैं पटियाला भी गया, वो ग्राउंड भी गया जहाँ मेरे वालिद खेलते थे, वो ग्राउंड भी मैंने जाके देखा। वहाँ मैंने तस्वीरें भी देखी, वो जो महाराजा पटियाले के, जहाँ वो लोगों को एंटरटेन करता था, बहुत बड़ा हॉल था। तो मैंने वालिद की फ़ोटोएँ भी देखी वहाँ पर लगी हुई पटियाले में। कायद-ए-आज़म के बारे में खैर 5 साल की एज में इतना तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, तो लेकिन बाद में फिर वालिद ने बताया, वालिदा ने बताया कि जो सारा जो एपिसोड था कि जो डिवीज़न हुई है इंडिया की, ये क्यों हुई और उसके पीछे कौन वो लोग थे जिन्होंने इतनी हिम्मत से, इतनी जद्दोजहद से नाम पाकिस्तान का लिया और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। और मैंने कायद-ए-आज़म साहब का घर भी देखा, मैंने कायद-ए-आज़म का घर, वो भी बिल्कुल वैसे ही था। मैं समझता हूँ कि अगर आपका विजन हो और आप कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो, और जिस बैकग्राउंड से मैं आया था निकल के, और मैंने ये सारा कुछ देखा कि ये मुल्क बना कैसे और इस मुल्क की वैल्यू क्या है और आप क्या कर सकते हो इन रिटर्न, जो आप मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो इस मुल्क के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक तरह का एक्सपीरियंस था और अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी
अपन 2 वर्ल्ड कप जीते, बल्कि मैं तो कहता हूँ 3 वर्ल्ड कप जीते हम। तीसरा था हमारा नेहरू कप, जो कि हम कलकत्ता में जीत की, वेस्ट इंडीज़ को हमने फाइनल में हराया। तो वो इस जस्ट लाइक अ वर्ल्ड कप था बिल्कुल। तो अल्लाह की देन, आपकी ये नीयत साफ़ हो और आप नीक नीति से आप काम करें तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करता है। 14 अगस्त के लिए तो मैं यही पैगाम दूंगा कि खुदारा आपको एक खुली फ़ज़ा में मौका मिला हुआ है सांस लेने का। जो भी आप सच्चाई से इस मुल्क के लिए काम कर सकते हो वो करो। को बाकी जगहों पर आप चले जाओ तो मैं समझता हूँ हम बहुत ही लकी हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है। पाकिस्तान को रद्द ना करें, मुल्क हमारा बहुत अच्छा है। हम अपने आप को अगर खुद सीधा कर लें, हर आदमी अगर सच्चाई पे आ जाए और सच बोलना शुरू कर दे और अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करना चाहे, तो यही मेरा पैगाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।